अब आते हैं पार्ट डी पे। जैसे कि मैंने बोला था कि ऑडिट और डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी के करने के 4 तरीके, 4 पार्ट्स है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम गवर्नमेंट ऑडिट की, जो कि हम कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कोऑपरेटिव ऑडिट की, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट था पार्ट सी, जो कि हमने रिसेंटली किया, वो था ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटी, क्योंकि नया नया ऐड हुआ था इसलिए इसको अलग से कर रहे हैं। और लास्ट में था अपना पार्ट डी, यानी कि जो मिसलेनियस सारी एंटिटी है वहाँ की हम बात करेंगे। तो यानी कि ये है अपना पार्ट डी, जहाँ पे हम सारी एंटिटी के करके बात करेंगे। इसमें याद रखना है कि इसमें सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जर्नल पॉइंट्स, ठीक है। मतलब कि हमसे पूछे ऑडिट प्रोसीजर बताओ और हमको पता ही नहीं उस बारे में, या फिर हम बहुत शक्के हो गए, हमको याद ही नहीं आ रहा कुछ, तो जर्नल 5-6 पॉइंट्स हैं, उसको हम लिख देंगे। उसी के अराउंड अगर आंसर फॉर्म करेंगे तो हमारा आंसर फॉर्म हो सकता है, ठीक है। और सबसे पहले हम देखेंगे जनरल पॉइंट। उसके बाद हम एक एक करके एंटिटी के अंदर हम देखेंगे क्या क्या पढ़ने वाले पॉइंट है, ठीक है, जो कि ऋषि आंसर ने कराया है। हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे, सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो आते हैं जो पूछा जाता है उसको पढ़ेंगे बस। टॉपिक 1, जर्नल पॉइंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। अब यहाँ टॉपिक 1 इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ तो क्योंकि सभी अलग अलग टॉपिक्स से नाम दिए जाएंगे, ठीक है। जितनी एंटिटी है उनको अलग अलग टॉपिक का नाम दे देंगे। यह है टॉपिक 1, जहाँ पे हम बात करें जनरल पॉइंट्स की, ठीक है। तो उसमें टोटल 6 पॉइंट आते हैं, जहाँ पे हम कोई भी तरीके का आंसर फॉर्म कर सकते हैं। हमसे पूछा जाए कि भाई ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा, ऑडिट प्रोग्राम क्या होगा इस एंटिटी के लिए, ऑडिटर किस तरह ऑडिट करेगा। तो 6 पॉइंट हमने दिखाने किसी भी तरीके से। सबसे पहला पॉइंट है कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कंस्टिट्यूट करने के लिए उसकी डीड होती है, और कंस्टिट्यूट करने के लिए उसके बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। तो ऑडिटर को वो वाउच करना है कि उसका एग्रीमेंट क्या है, उसके राइट्स क्या है, उसके ओनर्स के राइट क्या है, क्या उनका शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड हो गया एक तरह से देखा जाए तो कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से एक्ट के अंदर कवर है, सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट बात करता है अंडरस्टैंडिंग एंड इवैल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में ऑडिटर बात करेगा कि ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा, इवैल्यूएट करेगा इंटरनल कंट्रोल को, ताकि वो रैप डिजाइन कर सके, ठीक है। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ठीक है। 4 पॉइंट है और चारों पॉइंट किससे रिलेट कर रहे हैं। सबसे पहले तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट बात करता है एग्जामिन द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड विच इज मेंटेन्ड बाय द एंटिटी, ठीक है, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, उसमें आप बोल सकते हो कि क्या वो कंसिस्टेंटली अप्लाई की नहीं की, और अगर उसके अंदर कोई चेंज है तो क्या उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया कि नहीं किया, ठीक है। और अगर नहीं किया तो उसके रिस्पेक्ट में अपना किस तरह से ऑडिट रिपोर्ट चेंज होगा, ये सब बातें मतलब कि घुमा फिरा के अंदर डिफाइन करना है। बस टाइटल याद होना चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड को एग्जामिन करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। अब ये वेरीफाई कैसे करोगे, इसमें आपको बताना है कि भाई एग्जिस्टेंस, कंडीशन, वैल्यूएशन ऑफ एसेट जो चेक करता है ऑडिटर, वो चेक करेगा ऑडिटर, ठीक है। लायबिलिटी को देखेगा कि क्या प्रॉपर्ली डिस्क्लोज की नहीं की, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में तो नहीं बताया, लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में नहीं, ये सब चीज़ें बस एक्सप्लेन करना है। टाइटल याद रखना है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी। पॉइंट 4। पॉइंट 5, चेक वेरियस एक्सपेंडिचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक्सपेंडिचर डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल चैरिटेबल सोसाइटी है, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल है, तो उसके एक्सपेंडिचर क्या होंगे। फॉर एग्जांपल अगर सिनेमा हॉल है, उसके एक्सपेंडिचर क्या होंगे, तो सबके अलग अलग होंगे, ठीक है। उसका 6 पॉइंट है चेक वेरियस रिसीट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये भी हर एक में वेरी करेगा, तो ये अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अपना चैरिटेबल ट्रस्ट है, डोनेशन हो गया, ग्रांट हो गया, अपना हॉस्पिटल है तो फिर उसकी रिसीट हो गया, उसका मैं बोलूँगा कि पेशेंट से जो फीस मिली वो सब हो गया। तो ये टोटल 6 पॉइंट है। इसको मैं एक करके रिपीट करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Second point, understanding and evaluating internal control. Third point, examine accounting policy and accounting record which is maintained. Fourth point, verification of asset and liability. Fifth point, check various expenditure of organization. Sixth point, check various receipt of organization. ये अपना टॉपिक 1 पूरा हुआ जनरल पॉइंट। अब देखते हैं टॉपिक 2, ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। टॉपिक 2, ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। इसके अंदर टोटल 2 टॉपिक्स है, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेवेन्यू ग्रांट, ठीक है, इसमें 3 टाइप आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑडिट प्रोग्राम क्या होगा लोकल बॉडीज के लिए, ठीक है। सबसे पहले बेसिक बताता हूँ लोकल बॉडी होती क्या है। लोकल बॉडी का मतलब है म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल काउंसिल, ये सब होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लोकल बॉडी, ठीक है। और बात यह है कि लोकल बॉडी को पैसे कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। उसको पैसे मिलते हैं रजिस्ट्री से, टोकन नंबर हो गया, कोई छोटी मोटी चीज़ होती है उससे पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब मान लो कि उसका एक्सपेंडिचर है 10 लाख और उसके पास रेवेन्यू बढ़ा 5 लाख, तो बाकी के 5 लाख कहाँ से आएंगे, उसको लेना पड़ेगा ग्रांट, ठीक है। ग्रांट मिलता है गवर्नमेंट से, जिस मर्जी से ग्रांट मिले उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रांट उसको चाहिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आती है नीड की, मतलब कि ग्रांट की नीड है उसको, ठीक है। अब वो ग्रांट लेगा। अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रांट, ठीक है। तो टॉपिक 1 सॉरी ये अपना चल रहा है क्या, ये अपना चल रहा है टॉपिक 2, ठीक है। ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी टॉपिक 2 है। टॉपिक 1 में जनरल पार्ट देखा। अब टॉपिक जो 2 है लोकल बॉडी, उसके अंदर 2 पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ ग्रांट, ठीक है। Local bodies may receive different types of grant from state administration as well as broadly revenue grant are of 3 categories, ठीक है। अब 3 कैटेगरी है इसकी। फर्स्ट जर्नल पर्पस ग्रांट, ठीक है। तो पहला जनरल पर्पस ग्रांट, दूसरा है अपना स्पेसिफिक पर्पस या फिर बोलूँगा कि स्पेशल पर्पस ग्रांट, और तीसरा अपना कंपनसेटरी ग्रांट, ठीक है। जनरल पर्पस ग्रांट का मतलब है कि भाई अगर हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, 10 लाख की जरूरत थी, 5 लाख हमारे पास है, तो 5 लाख के जो गैप है ना उसको ब्रिज करने के लिए हम ले रहे हैं, ठीक है।
और जो स्पेसिफिक ग्रांट है वो किस लिए आता है, कोई स्पेसिफिक सर्विस के लिए, हम कोई स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई रोड बना रहे हैं, उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए अगर ले रहे हैं उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रांट। और तीसरा होता है कंपनसेटरी ग्रांट, ये हम लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा कि जब जीएसटी आया तो बहुत सारे जो लोकल बॉडी के टैक्स थे वो सारे सबमर्ज हो गए जीएसटी में, ठीक है, चाहे वो ऑक्ट्रॉय हो गया, छोटे मोटे जितने भी टैक्सेस है उसमें सबमर्ज हो गया, तो इसके लिए कंपनसेशन देती है स्टेट गवर्नमेंट अपनी म्यूनसिपालिटी को, ठीक है। तो ये होता है कंपनसेटरी ग्रांट, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट देती है अपनी म्यूनसिपालिटी को एज अ किसके रिगार्ड में, लॉस ऑफ रेवेन्यू के रिगार्ड में, ठीक है। तो टाइप 1 जर्नल पर्पस ग्रांट, दीज आर प्राइमरली इंटेंडेड टू सब्सटेंशियली ब्रिज गैप बिटवीन नीड्स एंड रिसोर्सेज ऑफ लोकल बॉडी। नीड्स 10 लाख, रिसोर्सेज 5 लाख, तो बचे हुए 5 लाख का बेच का गैप करना है, तो उसके लिए जनरल पर्पस ग्रांट, ठीक है। सेकेंड टाइप स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट, दीज ग्रांट आर टाइड विद प्रोविजन ऑफ सर्टेन सर्विसेज, ठीक है, कुछ सर्टेन सर्विस कंस्ट्रक्शन करानी है, कुछ करानी है, उसके लिए दिया जाएगा स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट। थर्ड है अपना कंपनसेटरी ग्रांट और स्टैट्यूटरी ग्रांट, ठीक है, these grant are given to local bodies as compensation on account of loss of revenue on taking over by of tax by state government from local government, ठीक है। तो ये था अपना क्या कंपनसेट के रूप में दिया, ये अपने तीन थे टाइप्स ऑफ रेवेन्यू ग्रांट। अब आता है दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा जो इसके अंदर टॉपिक्स है, दूसरा टॉपिक है इसका ऑडिट प्रोग्राम फॉर लोकल बॉडीज, ठीक है। टॉपिक 2 ऑडिट प्रोग्राम फॉर लोकल बॉडीज, इसके अंदर टोटल आते हैं 6 पॉइंट, ठीक है। जो लास्ट के 4 पॉइंट हैं वो एक दूसरे से लिंक है क्योंकि हमने एक्सपेंडिचर ऑर्डर पढ़ा था, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑर्डर में क्या पढ़ा था हमने कि स्टैंडर्ड्स होते हैं कि जिसके रिगार्ड में हम एक्सपेंडिचर ऑर्डर करते हैं, क्या था, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑडिट अगेंस्ट सेक्शन, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, ऑडिट अगेंस्ट परफॉर्मेंस, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें अपने लास्ट के 4 पॉइंट हैं, ठीक है। और बाकी के 2 जो ऊपर के पॉइंट है वो अलग है, ठीक है। पहले बात तो इतना समझना है कि लोकल बॉडी है क्या, म्यूनसिपालिटी क्या है भाई, गवर्नमेंट जो ऑडिट पढ़ रखा था वही तो चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए ऑडिट प्रोग्राम के जो एक्सपेंडिचर ऑडिट के 4 पॉइंट है उसलिए लास्ट के 4 पॉइंट वहीं पर रिपीट हो रहे हैं, बाकी के शुरू के जो 2 पॉइंट है वो अलग है, ठीक है। तो पहला पॉइंट बात करता है अपॉइंटमेंट के बारे में कि लोकल बॉडी के अगर ऑडिट प्रोग्राम है तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, लोकल फंड ऑडिट विंग है जो कि स्टेट गवर्नमेंट का है, लोकल फंड ऑडिट विंग वो अपॉइंट करेगा, वो अपॉइंटेड होता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करता है कि भाई तेरे को ऑडिट करना है। और अगर कोई बड़ा अपना म्यूनसिपालिटी है, कोई बड़ा लोकल बॉडी है जैसे अपना बीएमसी हो गया, तो उनके पास पावर होती है अपॉइंट करने का ओन ऑडिटर, ठीक है। ये चीज़ नहीं, पहले पॉइंट में अपॉइंटमेंट में ये चीज़ बताएंगे। दूसरा पॉइंट बताएंगे कि ऑडिटर के कंसर्न क्या है, ठीक है। अब याद रखना है भाई लोकल बॉडी के अंदर मैंने बोला 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, या तो पहला बनेगा अपना क्या टाइप ऑफ ग्रांट और दूसरा बनेगा ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन तीसरा भी बन सकता है, वो क्या अपना ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा लोकल बॉडी के, इसमें ऑडिटर के कंसर्न क्या होंगे, ऑडिटर की रिपोर्टिंग एरियाज क्या होंगे, ये तीनों 4 चीज़ों का एक ही आंसर है जो कि है इसका सेकंड पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था अपॉइंटमेंट, दूसरा पॉइंट है ऑडिटर्स कंसर्न, ऑडिटर्स वाइल ऑडिटिंग लोकल बॉडी शॉल रिपोर्ट ऑन, अब इसमें आएंगी 5 चीज़ें, 5 चीज़ों में उसको रिपोर्ट करना है और यही ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है, यही ऑडिटर का कंसर्न है, यही ऑडिटर का रिपोर्टिंग एरिया है। कुछ भी चीज़ से पूछें ये 5 पॉइंट लिखने हैं। पहला कि क्या अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, फेयरनेस है। दूसरा पॉइंट है कि क्या अपने इंटरनल कंट्रोल में स्ट्रेंथ है क्या है, वीकनेस क्या है। तीसरा कि क्या हम एडहेयर कर रहे हैं, क्या हम मान रहे हैं किस चीज़ का, रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिक्वायरमेंट है उसको हम कंप्लाई कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट ये है। चौथा पॉइंट ये है कि जो अपना वैल्यू फॉर एग्जांपल हम मनी स्पेंड कर रहे हैं एज अ लोकल बॉडी, तो क्या उसकी वैल्यू रिसीव कर रही है, अपना वैल्यू हमको मिल रही है ना उस चीज़ की जो हमने खर्चा किया। और लास्ट में 5th पॉइंट है कि जो अपना ऑब्जेक्टिव है ना एज एन ऑडिटर, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, डिटेक्ट करना एरर को, डिटेक्ट करना फ्रॉड को और डिटेक्ट करना मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज को, ठीक है। तो ये 3 है मेरे ऑब्जेक्टिव, 5 पॉइंट यहाँ खत्म। ये था सेकंड पॉइंट ऑडिटर्स कंसर्न के अंदर के 5 पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th पॉइंट वही मैंने जो बताया था एक्सपेंडिचर ऑडिट के लास्ट के 4 पॉइंट, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑडिट अगेंस्ट ऑथराइजेशन, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजनिंग, ऑडिट अगेंस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। टॉपिक 2 ऑडिट प्रोग्राम फॉर लोकल बॉडीज। पॉइंट 1 अपॉइंटमेंट, लोकल फंड ऑडिट विंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट is generally in charge of audit of municipal accounts. Sometime bigger municipal corporation, example Delhi or Mumbai, have power to appoint their own auditor for external audit. Second point, auditors concern or auditors objective or auditors reporting requirement. Auditor while auditing local bodies shall report on first A बोलूँगा इसमें A fairness of content and presentation of financial statement, ठीक है, कि ट्रू एंड फेयर व्यू उसको बोलते हैं फेयरनेस, ठीक है। बी द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है, जो इंटरनल कंट्रोल है वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। सी द एडहेरेंस टू लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, एडहेरेंस का मतलब है कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तुम लीगल रिक्वायरमेंट से। डी वेदर वैल्यू इज बीइंग फुल्ली रिसीव्ड ऑन मनी स्पेंड। एफ ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव शुड बी डिटेक्ट फर्स्ट एरर, सेकंड फ्रॉड एंड थर्ड मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ये इतनी से कहता है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है, ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया ऑडिटर्स कंसर्न। थर्ड पॉइंट रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑडिटर शॉल इंश्योर दैट एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन कन्फर्मेशन विद रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ। फोर्थ पॉइंट
Audit against sanction. Auditor shall ensure that the expenditure is covered by sanction, either special or general, accorded by competent authority. Point fifth, audit against provision of fund. Auditor shall ensure that provision of fund is incurred for the purpose for which it is authorized or sanctioned by the competent authority. Point sixth, performance audit. Auditor shall check that different scheme, program, project which are being incurred by the local body have been getting economically and getting the expected yield. जो उनका रिजल्ट था क्या वो कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट. ये अपना खत्म हुआ लोकल बॉडी, जो कि था अपना सेकंड टॉपिक. टॉपिक 3, NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब इसमें ऑडिट प्रोग्राम में फिर कुछ भी पूछे, इसमें लिखना क्या है, जर्नल कंटेंट लिखना है. ठीक है, इसमें जो एक चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ जो सर ने कराया है वो है हाउ ऑडिटर विल इंश्योर क्या, रिसीट ऑफ इनकम. ठीक है, मतलब कि जो इनकम होती है एनजीओ की, उसके केस में ऑडिटर क्या करेगा. ठीक है, तो बस ये वाला पॉइंट मैं कर रहा हूँ इसमें. रिसीट ऑफ इनकम ऑफ एनजीओ मे बी चेक्ड ऑन द फॉलोइंग लाइन्स. अब इसमें टोटल 5 पॉइंट है. ठीक है, पहला पॉइंट बात करेगा कि भाई जो अपना ऑर्डर को देखना है कि जो ग्रांट है, ठीक है, वो कहाँ से मिल रही है. ठीक है, और जो डोनर्स वोनर्स थे उसके कौन थे. तो पहला टॉपिक है ग्रांट. पहला पॉइंट क्या है, ग्रांट. ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि फंड रेजिंग प्रोग्राम. ठीक है, एनजीओ क्या करती है, फंड रेजिंग प्रोग्राम करती है, तो उसके रिसीट क्या क्या है वो चेक करेगा वो. ठीक है, तीसरा चौथा लेंगे. तीसरा बात करता है मेंबरशिप फीस के बारे में कि मेंबरशिप रजिस्टर में देखो कौन क्या क्या फीस है और इंश्योर करो कि क्या वो प्रॉपर है कि नहीं है. फिर फोर्थ बात करता है सब्सक्रिप्शन के बारे में, उसमें क्या देखना है अपने को, सब्सक्रिप्शन रजिस्टर देखना है. तो तीसरा चौथा लिंक क्यों है, क्योंकि तीसरा भी बात करता है रजिस्टर की, मेंबरशिप रजिस्टर. चौथा बात करता है सब्सक्रिप्शन रजिस्टर की, दोनों रजिस्टर बात करते हैं. ठीक है, तो उसमें भी ये देखेगा कि रिसीट कौन कौन से इशू है, कहाँ से किस बंदे ने सब्सक्राइब किया, ये सब देखेगा. ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट है इंटरेस्ट और डिविडेंड. ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इनकम ऑफ एनजीओ की. ठीक है, उसके अंदर 5 पॉइंट बता रहा हूँ मैं. और क्या क्या देखेगा ऑडिटर, इनकम देखेगा एनजीओ की. और इनकम में क्या कहते हैं, 5 चीज़ें बता दी मैंने. ग्रांट पहला पॉइंट, दूसरा फंड रेजिंग प्रोग्राम, तीसरा मेंबरशिप फीस, चौथा सब्सक्रिप्शन और 5वां इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. ठीक है, इसको ऐसे ही मैंने बोल दिया और ये ऐसे ही पढ़ना है. टॉपिक 4, ऑडिट ऑफ फर्म. फर्म का मतलब है पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, इसके अंदर टोटल 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, सबसे पहला कि कौन कौन से मैटर देखने पड़ेंगे बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट, मतलब कि ऑडिट करने से पहले, ऑडिट को स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सा मैटर है जो कि कंसीडर करेगा ऑडिटर. ठीक है, तो उसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. अगर बिफोर बोला है तो ये चीज़ आएगी. ठीक है, दूसरा टॉपिक है इसका कि कौन कौन से मैटर है जो कंसीडर करेगा ऑडिटर ऑडिट करते वक्त. ठीक है, तो अगर बिफोर लिखा होगा तो ये लिखना है, और अगर लिखा होगा बिफोर के अलावा कुछ भी लिखा होगा तो नॉर्मल सेंस में दूसरा टॉपिक लिखना है, जो दूसरा टॉपिक है. तीसरा टॉपिक है इसका एडवांटेज क्या है ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म. एडवांटेज क्या है भाई, ऑडिट कराना क्यों है. ठीक है, और ये जो एडवांटेज है ये पार्टनरशिप फर्म यानी कि इस टॉपिक में भी सेम है. और जो अगला टॉपिक है ऑडिट ऑफ एलएलपी, उसमें भी एडवांटेज सेम ही रहेगा. ठीक है, तो उसमें देखते हैं सबसे पहला टॉपिक जो है वो क्या है, मैटर टू बी कंसीडर बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट. तो टॉपिक 4 ऑडिट ऑफ फर्म में सबसे पहला टॉपिक है मैटर टू बी कंसीडर बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट. ठीक है, अब ऑडिट स्टार्ट करने से पहले कौन सा मैटर देखेगा वो, तो भाई इसमें आते हैं टोटल 10 पॉइंट, और 10 पॉइंट में कुछ नहीं बोलना, सारे जनरल पॉइंट है. सारे बात करते हैं किसके बारे में, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड. ठीक है, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप डीड में दे रखा है कि भाई नेम क्या कंपनी का, बिजनेस का नेम क्या, ड्यूरेशन क्या पार्टनरशिप की, अमाउंट क्या कैपिटल कंट्रीब्यूट किया भाई पार्टनर्स ने, और अपना किस किस पार्टनर को क्या सैलरी मिल रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. तो बस यही चीज़ें देखनी है, इसी को बोलते हैं ये चीज़. ठीक है, तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आएगा याद रखना है पार्टनरशिप डीड के कंटेंट को ही लिखना है. दोबारा बोल रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन आएगा कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड को ही लिखना है. ठीक है, टॉपिक 1 मैटर टू बी कंसीडर बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट. बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट ऑडिटर शॉल एग्जामिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड. ठीक है, अबाउट द फॉलोइंग मैटर्स. ठीक है, कौन कौन से मैटर हैं, 10 पॉइंट है इसमें. सबसे पहला नेम एंड स्टाइल ऑफ बिजनेस टू बी कंडक्टेड, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप विच इज हैव बीन एग्रीड ऑन. थर्ड पॉइंट अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर वेदर फिक्स्ड और वेरिएबल. फोर्थ पॉइंट है अपना बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ पार्टनर. फिफ्थ पॉइंट है अपना रेट एच विट इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल्स एंड लोन्स. सिक्स पॉइंट है अपना वेदर एनी सैलरी आर पेएबल टू पार्टनर और विड्रॉल आर परमिटेड. विड्रॉल का मतलब है ड्राइंग्स, क्या ड्राइंग परमिटेड है और क्या सैलरी दी जा रही है. 6 पॉइंट था. सेवंथ पॉइंट ड्यूटीज ऑफ पार्टनर फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस की ड्यूटीज क्या पार्टनर की, कौन वर्किंग पार्टनर है, कौन स्लीपिंग पार्टनर है. ठीक है, 8 पॉइंट हु पार्टनर शॉल ऑपरेट अकाउंट ऑफ फर्म. ठीक है, जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट ऑफ फर्म को उसको कौन मेंटेन करेगा. ठीक है, तो दोबारा पॉइंट रिपीट करता हूँ मैं. सबसे पहला नेम और स्टाइल क्या बिजनेस का, ड्यूरेशन क्या पार्टनरशिप का, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, बोरोइंग कैपेसिटी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है कि नहीं है, उसका रेट क्या है. उसके बाद ड्यूटीज ऑफ पार्टनर एंड विच पार्टनर शॉल ऑपरेट बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म. ये अपना क्या था, ये अपने 7-8 पॉइंट थे. ये पार्टनरशिप की डीड के ही कंटेंट है, उसी को देखना है. ये कौन सा टॉपिक है अपना, मैटर टू बी कंसीडर बिफोर स्टार्टिंग एन ऑडिट. टॉपिक 2
मैटर विच शुड बी स्पेशली कंसीडर इन द ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं है आफ्टर, तो यानी कि ये बात करें ड्यूरिंग द ऑडिट कौन कौन से मैटर तुम देखोगे। अगर बिफोर बात करोगे तो हमने पीछे देख लिया सारे कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डेट, और अगर तुम ड्यूरिंग बात कर रहे हो यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है ड्यूरिंग, ठीक है, लेकिन समझना है जहाँ बिफोर नहीं लिखा वहाँ ड्यूरिंग ही बोल रहे हैं, तो यानी कि मैटर शुड बी स्पेशली कंसीडर्ड इन ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं टोटल, मैं देखता हूँ कितने पॉइंट आते हैं। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं मैटर जो कि कंसीडर करेंगे ड्यूरिंग द ऑडिट। ठीक है, इसके अंदर है टोटल 7 पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट करता है, सबसे पहला पॉइंट बात करता है कि लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, यानी कि ये बात कर रहे हैं एंगेजमेंट लेटर की। तो यहाँ बात करें कि ऑडिटर कंसीडर क्या करेगा भाई, ऑडिट कर रहा था तो देखा गया क्या, एंगेजमेंट लेटर, भाई जिसने उसको अपॉइंट किया वो लेटर। ठीक है, तो इसमें उसको दो चीज़ देखनी है, पहला कि साइन क्या किया, सारे पार्टनर ने साइन किया कि नहीं किया, दूसरा कि उसमें क्या नेचर और स्कोप ऑडिट का तय कर रखा है पार्टनर्स ने कि भाई इतना ही ऑडिट कराना है, ये चीज़ ऑडिट करनी है, तीसरा क्या उसमें लिमिटेशन बता रखी है, क्या क्या लिमिटेशन वो पुट कर रहे हैं हमारे ऊपर। ठीक है, तो वो सब क्या है, एंगेजमेंट लेटर देखना है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बात करता है ऑडिटर को कंसीडर करना है पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट में भी दो डॉक्यूमेंट आते हैं, क्या आते हैं, पार्टनरशिप डीड और अपना मिनट्स जो कि मेंटेन करते हैं। पार्टनरशिप डीड की बात इन्होंने पिछले टॉपिक में कर ली थी, जो हम बात करें बिफोर ऑडिट कर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं, उसमें देखते हैं ना पार्टनरशिप डीड, तो उन्होंने वहाँ देख लिया। तो यहाँ बात करें सिर्फ और सिर्फ किसकी, मिनट बुक की। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट में तुमने सेकंड पॉइंट में देखना है क्या, स्टडी करना है मिनट बुक, और देखना है कि डिसीजन क्या क्या उन्होंने टेक किए हैं, स्पेशली उन डिसीजन पे तुमने फोकस करना है जहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लोन लिया, परचेज लिया, तो वहाँ की मिनट बुक देखना है भाई उन्होंने कैसे डिसीजन ले लिया, ये सब। ठीक है, थर्ड पॉइंट बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट था उसके हिसाब से क्या तुम बिजनेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुमको इसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि अब जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड में ऑब्जेक्ट क्लॉज है ना, उसमें देखना है कि क्या तुम्हारा बिजनेस हिसाब से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ऑडिटर को कंसीडर करना है तीसरे पॉइंट में। चौथा पॉइंट ऑडिटर को कंसीडर करना है बुक ऑफ अकाउंट। ठीक है, बुक ऑफ अकाउंट के मेंटेन की जा रही है रीजनेबल ही है, एडिक्वेट से क्या तुम उसको मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सिंपल। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट बात करते हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट। क्या ऐसा तो नहीं कि पार्टनरशिप का कुछ ऐसा तुम पार्टनरशिप में ऐसा कुछ कंडक्ट कर रहे हो जिससे तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो प्रीजुडिशियल हो रहा है, मतलब कि जो तुम्हारा सफर कर रहे हो तुम्हारा इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, म्यूचुअल इंटरेस्ट को तुम रिस्पेक्ट तो कर रहे हो ना। ठीक है, उसका 6वां पॉइंट प्रोविजन फॉर टैक्स, सिंपल सी बात है, नाम से पता चलती है कि क्या पार्टनरशिप प्रोविजन फॉर टैक्स बना रखा है। 7वां पॉइंट है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जो अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा है पार्टनरशिप, क्या वो PSR के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि ऐसी किसी को कुछ भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये है अपने टोटल 7 पॉइंट। टॉपिक 2 मैटर विच शॉल बी स्पेशली कंसीडर्ड इन द ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। पॉइंट फर्स्ट, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट i.e. engagement letter. It shall be signed by all partners and it shall specify nature and scope of audit, and therefore it shall also specify limitation if any which auditor shall have to function. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। सेकेंड पॉइंट है पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट, ऑडिटर शॉल स्टडी मिनट बुक इफ एनी मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड एंड अंडरस्टैंड डिसीजन टेकन बाय पार्टनर, स्पेशली minutes relating to capital expenditure, raising any loans, purchase of any asset, any extraordinary contact. Point third, object of partnership, auditor shall verify in which business is partnership is engaged is authorized by partnership agreement. ठीक है, जो बिजनेस पे तुम एंगेज करो क्या वो ऑथोराइज तो है ना पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, उसी एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा वही बिजनेस कर रहे हो ना तुम। ठीक है, पॉइंट 4 बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑडिटर शॉल एग्जामिन वेदर बुक ऑफ अकाउंट अपीयर टू बी रीजनेबल and adequate. Point 5th, mutual interest. Auditor shall verify that interest of no partner has suffered prejudicially by an activity engaged in partnership firm if it was not authorized to do under partnership deed. Point 6, provision for tax. Auditor shall confirm that a provision for tax has been made. Point 7, division of profit. Auditor shall verify that profit and loss has been divided between the partner in agreed profit sharing ratio. तो ये था अपना टॉपिक 2। ठीक है, अब टॉपिक 1 देखा हमने, मैटर जो कंसीडर करना है बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट, और हमने देखा मैटर कंसीडर करना है स्पेशली। ठीक है, यानी कि आफ्टर ड्यूरिंग द करना है। ठीक है, अब देखते हैं टॉपिक 3 जो कि बात करता है एडवांटेज ऑफ ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और यही सेम चीज़ यही सेम टॉपिक कवर होता है किसमें, ऑडिट ऑफ LLP में, जो कि अपना अगला टॉपिक है, उसमें भी यही चीज़ आता है कि ऑडिट ऑफ एडवांटेज क्या होगा पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट करने का, और एडवांटेज क्या होगा LLP ऑडिट करने का। ठीक है, तो इसमें आते हैं टोटल 5 पॉइंट। ठीक है, टोटल 5 एडवांटेज होते हैं। ठीक है, और इसको बस अपन सुनने से याद कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि डिस्प्यूट के सेटलमेंट हेल्प करता है। किस पे इसमें तो पहला पॉइंट बात करता है डिस्प्यूट के बारे में कि डिस्प्यूट के सेटलमेंट में हेल्प करता है बिटवीन द पार्टनर्स। दूसरा, ये हेल्प करता है डिसोल्यूशन में। डिसोल्यूशन कब होता है भाई, जब रिटायरमेंट होती है, जब डेथ होता है, तब अपना डिसोल्यूशन होता है, तब ये सेटलिंग अकाउंट में हेल्प करता है। ठीक है, किसको कितना मिलेगा उसमें हेल्प करता है। तीसरा, ये एडमिशन ऑफ हेल्प करता है। ठीक है, किसी भी पार्टनरशिप की एडमिशन, कितनी भी पार्टनर की एडमिशन हो रही है तो उसको कितना मिलना चाहिए, कितना शेयर लेके आएगा वो, तो उस समय हेल्प करता है। ठीक है, चौथा आता है अपना कि ये जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर रिलाई कर सकते हैं बैंक। ठीक है, लोन देने के लिए, क्योंकि इतना तो पता होना चाहिए कि भाई ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है अपने किसके पार्टनरशिप वगैरह को। ठीक है, तो उनको कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन उनको लोन कैसे देगी
बैंक, तो वो बोलते हैं कि भाई ऑडिट कराओ, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर उसके बेस पे हम लोन देंगे, ठीक है। तो जो ऑडिट कराने से क्या होता है, जो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर रिलाय कर सकती है बैंक, ठीक है, तो लायबिलिटी बढ़ती है। और पांचवा और लास्ट पॉइंट है कि ऑडिट अगर कराते हो ना तो ये सेफ गार्ड करते हैं इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टनर हु इज नॉट एक्टिवली एसोसिएटेड विद वर्किंग ऑफ द फर्म, ठीक है। यहाँ बात करें स्लीपिंग पार्टनर की, यानी कि जो स्लीपिंग पार्टनर का सेफ गार्ड करता है इंटरेस्ट की, भाई जो वर्किंग पार्टनर है वो चूत तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ थी। टॉपिक 3, एडवांटेज ऑफ ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पॉइंट 1, डिस्प्यूट्स। ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड कन्वीनियंट एंड रिलायबल मीन्स ऑफ सेटलिंग अकाउंट बिटवीन पार्टनर्स। पॉइंट 2, डिसोल्यूशन। तो पहला पॉइंट क्या था, डिस्प्यूट, दूसरा पॉइंट है डिसोल्यूशन। ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, ऑडिटेड अकाउंट आर रिलायबल एविडेंस फॉर कंप्यूटिंग अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। पॉइंट थर्ड, रिलायबल। पॉइंट 1 क्या था, डिस्प्यूट, पॉइंट 2 क्या था, डिसोल्यूशन, पॉइंट 3 है रिलायबल। Audited accounts of a statement are relied upon by banks when advancing a loan. Point 4, admission. Audited accounts and statement help in negotiation to admit a person. Point 5, safeguard, ठीक है, safeguard, ठीक है। Point 5, safeguard. Audit is effective safeguard against any undue advantage which is being taken by a working partner, especially for partner who are not associated विद वर्किंग ऑफ द फर्म, ठीक है। तो ये अपने टोटल हो गए 5 पॉइंट, डिस्प्यूट, डिसोल्यूशन, रिलायबल, एडमिशन, सेफगार्ड, दैट्स इट। अब आता है टॉपिक 5, ऑडिट ऑफ एलएलपी, ठीक है। ऑडिट ऑफ एलएलपी के अंदर भाई टोटल मिला के एक ही पॉइंट है और एक ही पॉइंट पर क्वेश्चन आएगा, वो पॉइंट है अपना ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ एलएलपी, ठीक है। अब इसमें पूछेंगे ऑडिटर प्रोसीजर, ऑडिटर प्रोग्राम, कुछ भी पूछें भाई, एक ही चीज़ है तो एक ही चीज़ देखनी है, ठीक है। इसके अंदर टोटल 4 पॉइंट है कि मतलब कि ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, अगर वो ऑडिट कर रहा है एलएलपी की ड्यूटी क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है, उसका प्रोग्राम क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं बेसिक्स, ठीक है, जो कि अपने एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। एलएलपी ऑडिट के लिए बेसिक्स क्या है, तो उसके बेसिक्स में आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई स्मॉल एलएलपी, ठीक है, मतलब कि जिस तरह स्मॉल कंपनी होता है ना, हाँ उस तरह स्मॉल एलएलपी भी होता है। स्मॉल एलएलपी कौन सी एलएलपी होती है भाई, जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख या फिर उससे कम है, मतलब कि भाई 25 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए, और उसका टर्नओवर है वो 40 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूँ, स्मॉल एलएलपी क्या होती है, जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ऊपर नहीं गया, ठीक है, और इसका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर नहीं गया, इसके बराबर है या तो इससे कम है, ठीक है। उसका दूसरा था कि ऑडिट करना है एलएलपी को, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ क्या कि एलएलपी की ऑडिट करना, पार्टनरशिप की ऑडिट करना कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम फिर भी ऑडिट क्यों कराएंगे, क्योंकि लॉ में रिक्वायरमेंट है। लॉ में रिक्वायरमेंट क्या है कि ऑडिट कराना है एलएलपी को, सिर्फ ये एलएलपी के लिए, पार्टनरशिप के लिए नहीं है, कि एलएलपी की ऑडिट कराने के लिए एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर किसी भी एलएलपी की टर्नओवर 40 लाख से ऊपर गई, ठीक है, ऊपर गई 40 लाख के बराबर है, हमें कोई दिक्कत नहीं, 40 लाख से ऊपर गई तो उसको ऑडिट कराना है, या फिर उसकी कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ऊपर गई तो उसको ऑडिट कराना है, ठीक है। याद रखना है, कंट्रीब्यूशन 25 लाख और अपना टर्नओवर 40 लाख से ऊपर, दोनों में ऊपर देख रहे हैं हम, बराबर तो देख नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इंटरेक्टली बोलूँ तो जो स्मॉल एलएलपी है, जो हमने ऊपर देखा ना डेफिनेशन, स्मॉल एलएलपी को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। स्मॉल एलएलपी की कोई भी अगर 2 लिमिट में से टर्नओवर और वो कंट्रीब्यूशन दोनों में से कोई एक भी लिमिट एक्सीड करा तो ऑडिट कराना जरूरी है, ठीक है। ये तो अपने बेसिक्स। दूसरा कि दूसरा पॉइंट है बेसिक्स में कि भाई अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे होता है, तो भाई उसका जो पहला ऑडिटर है एलएलपी का, किसी भी टाइम, ठीक है, साल खत्म होने से पहले किसी भी टाइम पे अपॉइंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, एट एनी टाइम, ठीक है। लेकिन जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है उसको अपॉइंट करना पड़ेगा जो दूसरा साल है, पहले साल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दूसरे साल के खत्म होने से 30 दिन पहले, ठीक है, मतलब कि मिनिमम 30 डेज पहले आपको ऑर्डर अपॉइंट करना पड़ेगा, और आगे जितने भी साल है ऐसे ही करना पड़ेगा, 30 दिन पहले आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई कैजुअल वैकेंसी होगी वो तो तुम फुलफिल करोगे, और अपॉइंट करेगा कौन, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, नॉर्मल पार्टनर नहीं, डेजिग्नेटेड पार्टनर। लेकिन अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं किया तब कौन करेगा, तब करेगा नॉर्मल पार्टनर, ठीक है। तो याद रखना, डेजिग्नेटेड पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं किया तो करेगा नॉर्मल, और वही कि सब्सिक्वेंट ऑर्डर के लिए 30 दिन की लिमिट है, और बाकी जो फर्स्ट ऑर्डर है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ एलएलपी, ठीक है। अब इसके अंदर टोटल 4 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट मैं बोलूँगा ना, इसको अगर तुम पढ़ रहे हो तो यही रखो कि ये चारों पॉइंट हमने पढ़ रखे हैं पार्टनरशिप में, यानी कि पिछले टॉपिक में, ठीक है। तो उसी में घुमा फिरा के 4 पॉइंट है यहाँ पे, और यही 4 पॉइंट लिखने हैं और मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है एंगेजमेंट लेटर, ठीक है। तो ऑर्डर की ड्यूटी क्या है, सबसे पहला पॉइंट में बताता है कि उसकी ड्यूटी है कि एंगेजमेंट लेटर को पढ़े कि भाई उसकी अपॉइंटमेंट हुई कि नहीं हुई। दूसरा पॉइंट है मिनट बुक, ठीक है, ऑर्डर को देखना है कि मिनट बुक में क्या क्या डिसीजन पास किया, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि नहीं लिया, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट पढ़ रखे हैं भाई पहले, ठीक है। उसका तीसरा है एलएलपी एग्रीमेंट, ठीक है। ऑर्डर की ड्यूटी एलएलपी एग्रीमेंट को वेरीफाई करना और देखना समझना। एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है भाई, जिस तरह पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप डीड, एलएलपी एग्रीमेंट होता है एलएलपी डीड। और इसके अंदर के क्या क्या होती हैं चीज़ें भाई, जिस तरह से अपना पार्टनरशिप डीड के अंदर कंटेंट था ना कि नेम ऑफ बिजनेस, अमाउंट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट कितना देना है, रेट क्या होना चाहिए, तो वही सारी चीज़ इसमें देखनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही है, ठीक है।
और चौथा पॉइंट जो कि अलग है, चौथा पॉइंट अलग है, बाकी जो ऊपर के 3 पॉइंट है तीनों पार्टनरशिप वाले जो कॉपी पेस्ट कर दिए, जो तो चौथा पॉइंट है वो अलग है। चौथा पॉइंट है रिपोर्टिंग, ठीक है। अब ऑडिटर को अगर एलएलपी के लिए ऑडिट कर रहा है तो रिपोर्ट में क्या करेगा, रिपोर्ट में भाई देख, रिपोर्ट में वो मॉडिफाइड जो भी ओपिनियन देगा दे देगा, लेकिन 3 चीज़ें उसको अलग से करनी है। पहला क्या, उसको बताना है कि जो रिकॉर्ड्स जो वो बता रहा है, जो भी रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं फर्म के, वो रिलायबल थे, करेक्ट थे, पहली बात। दूसरी बात कि उसने ऑल इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन करी है। तीसरी बात, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर इम्पोज की गई थी वो भी उसको बताना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आएंगी और ये यहाँ पे वो समझ जाएगा, ठीक है। ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ एलएलपी। पॉइंट फर्स्ट, एंगेजमेंट लेटर। ऑडिटर शुड गेट इंस्ट्रक्शन इन राइटिंग एज टू वर्क टू बी परफॉर्म्ड बाय हिम। Point 2, minute book. If partners of LLP maintain minute book, he shall prefer it for resolution passed regarding the accounts. Point 3, LLP agreement. The auditor shall read LLP agreement and note the following provision. अब इसमें वही 10 चीज़ें जो हमने पहले देखी थी, क्या, नेचर एंड नेम ऑफ बिजनेस, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, इंटरेस्ट provided to the partners, rate of interest provided to the partner, drawing whether allowed or not, salary commission payable to the partner, borrowing powers of the LLP, right and duty of the partners, profit sharing ratio, ये चीज़ है, ठीक है। और 4th पॉइंट जो क्या लगता है, 4th पॉइंट रिपोर्टिंग। द ऑडिटर शॉल ऑल्सो मेंशन, अब 3 चीज़ें आएंगी, ए वेदर रिकॉर्ड ऑफ फर्म हैव अपीयर टू बी करेक्ट एंड रिलायबल, रिकॉर्ड क्या करेक्ट एंड रिलायबल, बी whether auditor was able to obtain all information and explanation necessary for his work, and C whether any restriction was imposed upon him, ठीक है। तो जो बी और सी पॉइंट है वो बात करते हैं ऑडिटर के लिए कि भाई ऑडिटर ने क्या ऑब्टेन किया सब कुछ, और ऑडिटर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं इम्पोज की। और जो ए पॉइंट बात करता है वो बात करता है फर्म के लिए, क्या फर्म के जो रिकॉर्ड थे क्या वो अपना रिलायबल थे, करेक्ट थे, ठीक है। तो ये अपने खत्म हुआ ऑडिटर की ड्यूटी। और याद रखना भाई, एलएलपी में ये तो बताया मैंने ऑडिटर की ड्यूटी, लेकिन अगर उन्होंने पूछ लिया एडवांटेज, तो भाई एडवांटेज में ये नहीं लिखना कि एडवांटेज क्या होता है ऑडिट ऑफ एलएलपी का। वहाँ पे एडवांटेज वही जो चीज़ हमने पढ़ी थी ना पार्टनरशिप में, कि एडवांटेज क्या होता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट में हेल्प करता है, और अपना डिसोल्यूशन में हेल्प करता है, एडमिशन में हेल्प करता है, और सेफगार्ड करता है इंटरेस्ट को, और ये रिलायबल है बैंक लोन के लिए। तो ये 5 पॉइंट एडवांटेज में यहाँ पे भी सेम चीज़ रहेंगे, यहाँ पे अलग नहीं रहेगा, ठीक है। दैट्स इट। तो हम अब तक देख चुके हैं टॉपिक 1 जनरल पॉइंट, टॉपिक 2 हम देख चुके हैं अपना लोकल बॉडी, टॉपिक 3 हम देख चुके हैं एनजीओ, टॉपिक 4 हम देख चुके हैं फर्म यानी कि पार्टनरशिप, टॉपिक 5 हम देख चुके हैं एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और टॉपिक हम 6 देखेंगे अब जो होगा अपना हायर परचेज, और टॉपिक 7 होगा अपना क्या, लीज, ठीक है। मैं चारों लिंक में इसलिए कर रहा हूँ, मतलब कि पार्टनरशिप, फर्म, एलएलपी, हायर परचेज और अपना लीज, ये चारों इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चारों में एक चीज़ कॉमन है, वो है एग्रीमेंट, ठीक है। ये चारों चीज़ एग्रीमेंट पे फॉर्म होती है, ठीक है। पार्टनरशिप के केस में उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, एलएलपी के केस में उसको पार्टनरशिप एलएलपी उसको बोलते हैं, एलएलपी एग्रीमेंट बोलते हैं, और हायर परचेज के भी एग्रीमेंट होता है और लीज का भी एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो ऑडिटर का अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि अगर पूछा जाए इन चारों में से किसी एक भी टॉपिक में क्वेश्चन, और अगर ना आए कि लिखना क्या है, तो भाई आंसर को फॉर्म करना है अपने को एग्रीमेंट के आसपास, ठीक है। मतलब कि ऑर्डर को एग्जामिन करना पड़ेगा, लिख देंगे ऑर्डर को एग्जामिन करना पड़ेगा एग्रीमेंट, ठीक है। उन्होंने पूछा पार्टनरशिप का, तो पार्टनरशिप डीड के कंटेंट लिख देना है कि नेम क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो मैंने कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इनको साथ में एक साथ कर रहा हूँ। ये 2 उतने हो चुके हैं, मैं करता हूँ ये अपना टॉपिक 7 ऑडिट ऑफ हायर परचेज। टॉपिक 7 ऑडिट ऑफ हायर परचेज एंड लीजिंग कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे हायर परचेज एंड लीजिंग कंपनी, यहाँ पे और सबसे पहले हम देखते हैं हायर परचेसिंग कंपनी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लीजिंग कंपनी टॉपिक 8 में, ठीक है। तो टॉपिक 7 में हायर परचेसिंग कंपनी आता है। इसमें आता है कि भाई एक हायर परचेसिंग कंपनी में तुम जा रहे हो ऑडिट करने के लिए, तो ऑडिटर क्या चेक करेगा, ऑडिटर की क्या परफॉर्मेंस होगी। तो भाई इसमें टोटल एक ही टॉपिक है, क्वेश्चन जहाँ मरीज से पूछे एक ही चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो इसमें एक टॉपिक है क्या, वाइल चेकिंग हायर परचेज ट्रांजेक्शन ऑडिटर शॉल एग्जामिन द फॉलोइंग, ठीक है। अब इसके अंदर 2 पॉइंट हैं और 2 पॉइंट में आंसर खत्म। पहला पॉइंट बात करता है ऑडिटर को एग्जामिन करना है हायर परचेज का एग्रीमेंट, ठीक है, क्या वो रेटिंग में है और क्या साइन किया उसके सब पार्टनर्स ने। और दूसरा, हायर परचेज एग्रीमेंट स्पेसिफाई क्लियरली। अब इसमें देखना है दूसरे पॉइंट में कि क्या हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या क्या स्पेसिफाई किया जा रहा है, ये सब चीज़ें 5 पॉइंट। पहला कि हायर परचेज प्राइस, देखो हमने हायर परचेज अकाउंट कर रखा है, ठीक है। हायर परचेज प्राइस क्या होती है, वो प्राइस जिसमें अपन कॉस्ट प्राइस यानी कि कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट यानी कि जो पे करने वाले हैं, ठीक है, उन सब के बाद आता है अपना हायर परचेज प्राइस, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें देखनी है ऑडिटर को। पहला चीज़ कि क्या हायर परचेज एग्रीमेंट राइटिंग में साइन किया, और दूसरा कि क्या हायर परचेज एग्रीमेंट में ये 5 चीज़ें हैं। क्या 5 चीज़ें, सबसे पहला ए हायर परचेज प्राइस, बी कैश प्राइस, सी डेट, हायर परचेज जब शुरू होगा तो उसकी डेट तो होगी ना, कब से शुरू हो रहा है डेट, और डी इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट की 4-5 चीज़ें देखनी है। पहला कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है भाई, ठीक है, और अमाउंट कितना पे करना है हर एक इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। और उसके बाद है डेट कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट की, उसके बाद पर्सन कौन है जिसको इंस्टॉलमेंट पे करना है, और प्लेस क्या है जहाँ पे वो पेबल है, ठीक है। तो डी क्या हो गया इंस्टॉलमेंट, और ई क्या हो गया गुड्स। मतलब कि जब हायर परचेज किया होगा जब चैप्टर, तो हम किसके लिए करते हैं, गुड्स के लिए, चाहे वो मोटर व्हीकल हो, चाहे वो लूँ स्कूटी हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए करते हैं। तो हम देखना है कि गुड्स कौन कौन से गुड्स हैं इसके रिलेटिंग, ये चीज़ें मतलब कि रिलेट कर रही हैं अपनी हायर परचेज एग्रीमेंट, ठीक है।
तो अब इसको पढ़ते हैं। टॉपिक 7, ऑडिट ऑफ हायर परचेजिंग कंपनी। While checking hire purchasing transaction, auditor may examine the following. First, hire purchase agreement is in writing and signed by all partner. Second, hire purchase agreement specify clearly A, hire purchase price of good, B, cash price of good, C, date on which agreement has been commenced, D, number of installment, amount to be paid on each installment, date of each installment, पर्सन टू होम इंस्टॉलमेंट इज बीइंग पेबल एंड प्लेस वेयर द इंस्टॉलमेंट इज पेड। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर 4-5 चीज़ें लिख दी हमने पॉइंट डी में। ई, गुड्स टू विच एग्रीमेंट रिलेट्स। ठीक है, तो अपने 2 पॉइंट लिखने हैं, 2 पॉइंटों के दूसरे पॉइंट में टोटल 5 चीज़ें। 2 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट बोलता है कि एग्रीमेंट है राइटिंग में, साइन किया सबने, और दूसरा पॉइंट बोलता है क्या हायर परचेज एग्रीमेंट में ये 5 चीज़ें हैं, तो 5 चीज़ों में हमने ये चीज़ लिखनी है एंड दैट्स इट। टॉपिक 8, ऑडिट ऑफ लीजिंग कंपनी। इस टॉपिक के अंदर टोटल 2 टॉपिक्स हैं, मतलब कि 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला कि लीजिंग कंपनी का ऑडिट में ऑर्डर करेगा क्या। ठीक है, आपको ये घुमा फिरा के कुछ भी पूछें ऑर्डर का प्रोसीजर क्या होगा, ऑर्डर क्या वाउच करेगा लीजिंग कंपनी केस में, तो उसमें एक पॉइंट आएगा ये लिखना है। ठीक है, और दूसरा अपना जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं दूसरा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज। ठीक है, तो ये तो करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि क्या देखेगा ऑडिटर। ठीक है, अगर वो ऑर्डर करेगा लीजिंग कंपनी का तो क्या देखेगा। ठीक है, सबसे पहला इन लीज एग्रीमेंट ऑडिटर हैव टू वाउच द फॉलोइंग। ये फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या ऑर्डर को देखना पड़ेगा भाई, जो देखना पड़ेगा उसको है लीज एग्रीमेंट। ठीक है, तो मतलब कि जो क्वेश्चन आएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा से फ्रेम कर देता हूँ। लीजिंग कंपनी के इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि लीज एग्रीमेंट के बारे में जो ऑडिटर है वो लीज एग्रीमेंट को कैसे एग्जामिन करेगा, टॉपिक फर्स्ट। और टॉपिक सेकंड है डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज। ठीक है, तो लीज एग्रीमेंट को कैसे एग्जामिन करेगा। ठीक है, टॉपिक 1, लीज एग्रीमेंट शुड बी एग्जामिन्ड एंड द फॉलोइंग पॉइंट में बी नोटेड। अब इसके अंदर टोटल 4 पॉइंट आते हैं। ठीक है, पहला कि क्या लीज एग्रीमेंट में ऑर्डर को एग्जामिन करना है कि लीज एग्रीमेंट सही है कि नहीं है, तो उसको देखना है कि क्या लीज एग्रीमेंट में लेसर, लेसी और इक्विपमेंट जिसके अगेंस्ट लीज ली है। लीज का मतलब क्या होता है, इतना तो पता है ना कि हायर परचेज का मतलब होता है कि हम उसको ले रहे हैं मूवेबल एसेट के लिए और लीज हम लेते हैं इमूवेबल एसेट के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं कि क्या डिस्क्रिप्शन दे रखा है हमको लीज एग्रीमेंट में, किसका, लेसर का, लेसी का, इक्विपमेंट का, लोकेशन का। ठीक है, जहाँ पे लोकेशन किसकी, क्या एग्रीमेंट हो वहाँ पे नहीं, जहाँ पे अपना इक्विपमेंट इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा बोलना गलत था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए किया जाता है। लोकेशन जहाँ पे इंस्टॉलमेंट हुई इक्विपमेंट यानी कि ये मूल प्रॉपर्टी है भी। ठीक है, लॉन्ग टर्म में होता है। ठीक है, हायर परचेज शॉर्ट टर्म में होता है। ठीक है, बी यानी कि दूसरी चीज़ क्या देखनी है अपने को, दूसरी चीज़ देखनी है टेन्योर ऑफ लीज। क्या टेन्योर, लीज क्या टेन्योर, क्या डेट, क्या है लेट चार्जेस, क्या क्या देने पड़ेंगे अगर हमने लीज टाइम पे नहीं दिया, और डिपॉजिट। ठीक है, ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है वेदर इक्विपमेंट, जो हम इक्विपमेंट कर रहे हैं अगर क्या वो रिटर्न करना पड़ेगा अगर अपना क्या हुआ टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बात करते हैं कि एग्रीमेंट में क्या प्रोहिबिट किया गया, सबलेटिंग। सबलेटिंग का मतलब क्या होता है कि भाई तुमने मुझसे लिया और मुझसे लेने के बाद तुमने किसी और को दे दिया और तुम बीच में कमीशन कर रहे हो, इसको बोलते हैं सबलेटिंग। तो क्या एग्रीमेंट में सबलेटिंग को अलाउ किया गया है। ठीक है, मैं दोबारा से फ्रेम कर दूँ भाई, कंफ्यूज नहीं होना। लीज एग्रीमेंट के अंदर ऑडिटर को एग्जामिन कैसे करेगा ऑडिटर, तो उसके अंदर 4 पॉइंट आते हैं। पहला लेसर लेसी का डिस्क्रिप्शन दिया है, दूसरा टेन्योर दे रखी है, लीज की डेट दे रखा है, लेट चार्जेस, डिपॉजिट सब बता रखे हैं, तीसरा कि क्या टर्मिनेशन के टाइम पे वापस करना पड़ेगा, एसेट रिटर्न करना पड़ेगा, और चौथा कि क्या सबलेटिंग अलाउ कर रखी है एग्रीमेंट में कि नहीं। ठीक है, टॉपिक 1, लीज एग्रीमेंट शुड बी एग्जामिन्ड एंड फॉलोइंग पॉइंट में बी नोटेड। फर्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ लेसर, लेसी, इक्विपमेंट एंड लोकेशन वेयर इक्विपमेंट इज टू बी इंस्टॉल्ड। Point second, tenure of lease, date of payment, late charges and deposit. Point third, whether equipment shall be returned to lessor on termination of agreement and whether cost shall be borne by lessee. Cost कौन borne करेगा, ये भी है इसमें। ठीक है, Point 4, whether agreement prohibited lease from subletting the equipment and authorize the lessor to do so. ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं, ये देखना है। अब आते हैं टॉपिक 2 पे जो पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 पॉइंट है डिफरेंस के, इसको मैं हिंदी बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं ज़्यादा वो नहीं बोलने वाला। डिफरेंस क्या है, सबसे पहला पॉइंट है एग्जाम्पल। तो दोनों के एग्जाम्पल अलग अलग है। ऑपरेटिंग लीज का मतलब क्या होता है, हम दे रहे हैं उसको किसके लिए, छोटे मोटे एसेट के लिए। ठीक है, लीज 2 तरह की होती है, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल। फाइनेंशियल लीज होती है बड़े चीज़ के लिए, बड़े एसेट के लिए, और वो हमेशा कैपिटलाइज की जाती है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग लीज छोटे मोटे एसेट के लिए जाती है, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह दिखाते हैं। ठीक है, और अगर फाइनेंशियल लीज ले रहे हैं
तो इंटरेस्ट दे रहे हैं, बड़े एसेट के लिए ले रहे हैं, तो हम उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। लेकिन जो ऑपरेटिंग लीज है उसको, जो इसका इंटरेस्ट है उस पर हम क्या कर सकते हैं, उसको हम एक्सपेंस ही दिखा सकते हैं, उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर सकते। ठीक है, टैक्स बेनिफिट की बात करूँ तो अगर हम ऑपरेटिंग लीज की बात करें तो वो छोटे मोटे चीज़ के लिए ले रहे हैं, उसको एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं, तो उसमें टैक्स बेनिफिट कैसे मिलेगा? टैक्स बेनिफिट तो डेप्रिसिएशन लेंगे तब मिलेगा, डेप्रिसिएशन तो ले नहीं रहे, लेकिन फाइनेंशियल लीज में टैक्स बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हम वहाँ डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और लीज टर्म की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ऑपरेटिंग लीज फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं, किसके लिए एग्जांपल इसका था कंप्यूटर लैपटॉप, ठीक है, इसके लिए अगर हम ऑपरेटिंग लीज ले रहे हैं तो लीज का जो टर्म होगा ना वो 75% या फिर उससे कम, ठीक है, 75% से ऊपर नहीं जाएगा क्या, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, इसको ऐसे समझना है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना कंप्यूटर लीज पे ले रहा हूँ, 10 साल की इसकी लाइफ थी और मैंने लीज पे इसको खरीदा, तो इसकी 10 साल की लाइफ थी, इसका 75% क्या हुआ, 7 साल। तो यानी कि जो लीज का टर्म है ना, जो लोन को पे ऑफ करना पड़ेगा पूरा जीरो सब कुछ पे करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा मेरे को 7 साल के अंदर अंदर। ठीक है, तो जो लीज की एग्रीमेंट है वो 75% या उससे कम टाइम में होती है विद कम्पेयर टू द लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, लेकिन जो फाइनेंशियल लीज है वहाँ पे 100% या उससे ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ फाइनेंशियल लीज में तो बड़ी चीज़ ले रहा हूँ, कैपिटल एसेट ले रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं लैंड ले रहा हूँ, ठीक है, और उसकी लाइफ है 10 साल, तो मेरा लीज 10 साल या उससे ऊपर भी जा सकता है, कोई भी यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज। पहला पॉइंट एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग लीज का एग्जाम्पल है कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर। फाइनेंशियल लीज का एग्जाम्पल है लीज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। ठीक है, सेकंड पॉइंट का डिफरेंस क्या है, ओनरशिप। ओनरशिप ऑपरेटिंग लीज में रिमेन विद द लेसर फॉर एंटायर पीरियड। ठीक है, यानी कि जो ऑपरेटिंग लीज में जो कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, इधर पास ही रहेगी भाई। ठीक है, और फाइनेंशियल लीज में ओनरशिप ट्रांसफर एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड। ठीक है, अगर मैं बड़ा एसेट ले रहा हूँ फाइनेंशियल लीज में तो ये ट्रांसफर होगी एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड जब मैंने इसको पे कर दिया। ठीक है, थर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट का डिफरेंस क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ऑपरेटिंग लीज के बारे में बात करें तो इट इज ट्रीटेड एज रिटेन्ड एग्रीमेंट, इट इज ट्रीटेड एज रेंटिंग एग्रीमेंट। ठीक है, ऑपरेटिंग लीज को रेंटिंग एग्रीमेंट के ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, देयरफॉर लीज पेमेंट आर ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। भाई एमसीक्यू में आएगा, लीज जो अपना पेमेंट है उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस मानते कब, जब वो ऑपरेटिंग लीज हो। ठीक है, और अकाउंट की ट्रेंड बात करूँगा मैं फाइनेंशियल लीज में तो इट इज लोन एग्रीमेंट। ठीक है, तो जो लीज की पेमेंट है इस कंसिडर एज एसेट ओनरशिप। ठीक है, तो उसको कैपिटलाइज कर देते हैं अगर वो फाइनेंशियल लीज हो, अगर वो ऑपरेटिंग लीज हो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फाइनेंशियल लीज हो कैपिटल एक्सपेंस, या फिर उसको कैपिटलाइज कर देते हैं एसेट की वैल्यू में। फोर्थ पॉइंट है डिफरेंस का, टैक्स बेनिफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग लीज में सिंस इट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस देयरफॉर नो डेप्रिसिएशन, देयरफॉर नो टैक्स बेनिफिट। फाइनेंशियल लीज की बात करूँ, सिंस इट इज ट्रीटेड एज लोन बोथ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, लीज टर्म। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लीज का लीज टर्म एक्सटेंडेड टू 75%, लेस देन 75। ठीक है, भाई ये 75 भी नहीं है, 75 से कम ही है। ठीक है, तो लेस देन 75% ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। और फाइनेंशियल लीज की बात करूँ, लीज टर्म आर मोर देन द लाइफ ऑफ एसेट और इक्वल टू लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, तो मतलब कि उसके बराबर है, उससे ऊपर हो सकता है, कोई भी दिक्कत एसेट नहीं है। तो ये 5 पॉइंट है डिफरेंस के। तो हमने टोटल 60 टॉपिक कर चुके हैं अब तक। ठीक है, अब हम आते हैं ये जो 60 टॉपिक थे ये सब मेन थे। ठीक है, अब आते हैं हम मिसलेनियस टॉपिक्स पे। ठीक है, आते हैं हम टॉपिक 8 पे, ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब इसमें भी अगर क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या लिखना है, जनरल पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ है जिसमें हम सबसे पढ़ सकते हैं, वो है एक्सपेंडिचर ऑडिट। ठीक है, तो इसमें अगर ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि हाउ वुड ऑडिटर वाउच द एक्सपेंडिचर ऑफ अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो बात ये है कि भाई इसमें टोटल 4 पॉइंट है और पक्का 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसमें कि किस तरह एक्सपेंडिचर को देखेगा ऑडिटर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के केस में, CI। ठीक है, उसमें टोटल 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट बात करता है ऑडिटर वाउच करेगा पेमेंट ऑफ ग्रांट्स। ठीक है, अब ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो ग्रांट ये खुद ले नहीं रहा, दे रहा है। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ ग्रांट क्या दिया तुमने, और दिया है तो क्या ओनली फॉर द चैरिटेबल पर्पस। ठीक है, कोई और पर्पस के लिए नहीं दिया, पहला पॉइंट ये बोलेगा। दूसरा पॉइंट ऑडिटर वाउच करेगा कि भाई जो ना प्रॉपर्टी है उसके पास, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के पास, उसकी टाइटल डीड क्या है भाई तेरे पास। ठीक है, टाइटल तेरे पास पड़ा है ना, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो पहला पॉइंट बात करता है किसके बारे में, ग्रांट के बारे में, देने के बारे में। दूसरा बात करता है प्रॉपर्टी के बारे में कि उसका वेरीफाई करो, फिजिकल वेरिफिकेशन और टाइटल डीड देखो। तीसरा पॉइंट बात करता है कैश और बैंक पेमेंट के बारे में कि भाई कैश और बैंक पेमेंट है उसको वेरीफाई करो, इतना बस एक ही लाइन लिख रखी है इसमें। ठीक है, और चौथा पॉइंट बात करता है देखने के लिए कि भाई जो तुम फंड कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, जो हमने ऊपर देखा कि जो सबसे पहले पॉइंट में देखा कि जो ग्रांट दे रहे हैं हम चैरिटेबल पर्पस के लिए दिया कि नहीं दिया, उसी को चौथे फोर्थ पॉइंट में बोल रहे हैं अलग तरीके से कि एस्कर्टेन करो जो फॉर्म तुमने कंट्रीब्यूट किया है स्पेशल पर्पस के लिए। ठीक है, यहाँ स्पेशल पर्पस है, ऊपर स्पेशल पर्पस नहीं था, स्पेशल पर्पस के लिए कंट्रीब्यूट किया तुमने, तो क्या वो उस पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि अपने टोटल 4 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट एक्सपेंडिचर ऑडिट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक 8 ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एक्सपेंडिचर ऑडिट। फर्स्ट, ऑडिटर शैल वाउच पेमेंट ऑफ ग्रांट एंड ऑल्सो वेरीफाई ग्रांट पेड ओनली फॉर चैरिटेबल पर्पस। Second, auditor shall verify title deed of property and physical verification of movable property on test basis. Point third, auditor shall verify cash and bank payment. Point four, auditor shall ascertain fund contributed for special purpose have been utilized for that purpose. ठीक है, तो अगर इसको मैं छोटे में समराइज करूँ
पहला पॉइंट बात करेगा ग्रांट, दूसरा पॉइंट बात करेगा प्रॉपर्टी, तीसरा पॉइंट बात करेगा कैश एंड बैंक पेमेंट, और चौथा पॉइंट बात करेगा पर्पस। दैट्स इट। टॉपिक 9 ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भाई इसमें भी जनरल पॉइंट लिखने हैं, इसमें भी कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ मैं। टॉपिक 10 ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। अब इसमें टोटल एक ही टॉपिक है, एक ही पे क्वेश्चन आता है और एक ही क्वेश्चन आएगा तो एक ही चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो अब इसमें ये आएगा कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। अब ये अलग तरीके से पूछे ऑडिट प्रोग्राम क्या होगा, ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से ऑडिट करोगे आप हॉस्पिटल का। तो टोटल 10 पॉइंट है, ठीक है। इसमें से मैं बस हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ और इसमें से कोई भी 10 पॉइंट लिख सकते हैं कि किस तरह वाउच करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे पहला पॉइंट में कि रजिस्टर ऑफ पेशेंट, ठीक है। पेशेंट कौन कौन से रजिस्टर है, क्या क्या उनके बिल्स है, कॉपीज है, कितना पैसा दिया उन्होंने, ठीक है। तो पहले क्या था पेमेंट ऑफ रजिस्टर, ठीक है, सॉरी रजिस्टर ऑफ पेशेंट। दूसरा पॉइंट है कलेक्शन ऑफ कैश, कौन कौन से तुमने कैश कलेक्ट किए हैं, कौन सा रिसीट है, कौन सा बिल नंबर है, अदर एविडेंस कॉपी लेगा उन चीज़ों के, ठीक है। दूसरा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और रेंट, ठीक है। हॉस्पिटल ने कुछ इन्वेस्टमेंट की है और कुछ रेंट वेंट दे रखा है, ठीक है। रेंट तो कॉमन चीज़ है हॉस्पिटल के लिए, शायद से होगा ठीक है। तो रेंट वेंट को वाउच करना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है लेगेसीज एंड डोनेशन, ठीक है। अब डोनेशन में जो अपना गवर्नमेंट जो अपना हॉस्पिटल है उसने कुछ डोनेशन दी होगी उसको चेक करना, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है ऑथराइजेशन एंड सैंक्शन, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने मशीनरी खरीद ली भाई, है कोई अपनी सर्जरी के लिए मशीनरी खरीद ली, क्या उसको तुमने सैंक्शन कराया था अथॉरिटी से, ठीक है। और उसमें 6वां पॉइंट है मेरे ख्याल से, हाँ 6वां पॉइंट है बजट। तो इसको देखना हॉस्पिटल का बजट देखना है कि भाई तुम्हारे जो एक्सपेंडिचर है और तुम्हारे जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है क्या फ़र्क है उसमें, ठीक है। और जो अपना मेरे ख्याल से 8वां पॉइंट है वो है इन्वेंट्रीज, ठीक है। और ये देखना कि भाई जो अपना एंड में इन्वेंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्या वो फिजिकली एक्चुअल में है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सब वाउच करना है, ठीक है। टोटल 7 पॉइंट है, मैं एक करके रिपीट करता हूँ। फर्स्ट रजिस्टर ऑफ पेशेंट, सेकंड कलेक्शन ऑफ कैश, थर्ड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड रेंट, फोर्थ लेगेसीज एंड डोनेशन, फिफ्थ ऑथराइजेशन एंड सैंक्शन, सिक्स्थ बजट, सेवंथ इन्वेंट्रीज। दैट्स इट। टॉपिक 10 ऑडिट ऑफ क्लब। क्लब क्या होता है, वही नाचने गाने वाला नाइट क्लब, ठीक है। अब इसके अंदर उसको ऑडिट करोगे तो क्या प्रोसीजर है, इसके अंदर भी सेम एक ही टॉपिक है बस, ठीक है। तो उसमें किस तरह से ऑडिट करोगे, ठीक है। तब इसमें टोटल मैं बता दूं कितने पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट बताता है एंट्रेंस फीस। ऑडिटर क्या देखेगा, एंट्रेंस फीस भाई कितनी ले रहे हो तुम एंट्री करने का, 1000 रुपये 2000 रुपये, कपल है सिंगल है, ठीक है। तो पहला एंट्री फीस। दूसरा सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब वीकली और मंथली सब्सक्रिप्शन भी होती है क्लब्स की, ठीक है। तो उसकी सब्सक्रिप्शन देखना। तीसरा एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन किसी बंदे ने ले रखा था, उसको पे नहीं किया बहुत टाइम से, बस बिल काट रखा है, तो उसका एरियर्स, ठीक है। तीसरा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ये देखना कि कैलकुलेशन क्या मस्त है कि नहीं, मतलब कि कैलकुलेशन क्या वाउच कर रही है कि नहीं कर रही है, उसमें एक्यूरेट है कि नहीं है, ठीक है। फिफ्थ है इर्रिकवरेबल मेंबर ड्यूज, ठीक है। मेंबर को सुधार दे रखा था और इर्रिकवरेबल है, और उसके लिए हमको देखने की क्या स्टेप्स लिए रिकवरी के लिए हमने, ठीक है। क्लब की बात कर रहे हैं कि भाई किसी ने फॉर एग्जाम्पल खाना 2000 का खा लिया और उसने बिल नहीं पे किया, तो वो ड्यूज है, उसके लिए क्या तुमने स्टेप्स लिए, ठीक है। उसके बाद आगे का पॉइंट है 6वां पॉइंट, बात करता है प्राइसिंग, ठीक है। जो फूड स्टफ है, ठीक है, तुम दे रहे हो मोमोज ये सब दे रहे हो, उसकी प्राइसिंग क्या है, ठीक है। प्राइसिंग ऑफ फूड स्टफ, ठीक है। उसके बाद अपना 7वां पॉइंट है परचेज, ठीक है। जो तुमने परचेज किया फर्नीचर, अपना इन्वेंट्री रजिस्टर, तो इन सब का क्या अपना सीन है वो बताओ। और अपना 8वां पॉइंट है मार्जिन्स, कौन कौन कितने मार्जिन तुम अर्न कर रहे हो, ठीक है। इसमें हम देखेंगे नॉर्मल रेट का, ग्रॉस प्रॉफिट का, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 9वां पॉइंट है इन्वेंट्रीज, क्या इन्वेंट्री तुम मेंटेन कर रहे हो, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये अपना क्लब। और भाई ये क्लब का मतलब वो नहीं है नाचने गाने वाला, मैंने गलती कर दी। ये क्लब है अपना किसी भी चीज़ का क्लब हो सकता है, ठीक है। चाहे वो स्पोर्ट्स क्लब हो, चाहे वो कमेटी क्लब हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का क्लब हो। नॉर्मल क्लब की बात करें, नाचने गाने क्लब की बात नहीं करें, ठीक है। तो स्पेशल स्टेप्स इन्वॉल्व इन सच ऑडिट आर सेट बिलो। फर्स्ट एंट्री फी, सेकंड सब्सक्रिप्शन फी, थर्ड एरियर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। दूसरा तीसरा लिंक करें, दूसरा बात कर रहा है सब्सक्रिप्शन की, तीसरा बात कर रहा है उसके एरियर के, ठीक है। फोर्थ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, फिफ्थ इर्रिकवरेबल मेंबर ड्यूज, सिक्स्थ प्राइसिंग ऑफ फूड स्टफ, सेवंथ परचेज ऑफ फर्नीचर स्पोर्ट्स आइटम, एट्थ मार्जिन्स अर्नड, नाइन्थ इन्वेंट्रीज, ठीक है। तो ये टोटल पॉइंट थे। टॉपिक 11 ऑडिट ऑफ सिनेमा। सिनेमा के अंदर उनका एक ही फेवरेट क्वेश्चन है और वो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि ऑडिट अगर वो सिनेमा कर रहा है तो सिनेमा का इंटरनल कंट्रोल कैसे चेक करेगा, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल कैसे चेक करेगा, इसके अंदर टोटल आते हैं कितने अपने 5 पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले वो देखेगा कि जो एंट्री हो रही है सिनेमा हॉल में, क्या देखे, तो उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है इंटरनल कंट्रोल कैसे है। तो उसको कैसे वेरीफाई करेगा इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म को। 5 चीज़ आती हैं। सबसे पहले उसको देखना है कि जो एंट्रेंस हो रही है वो क्या हो रही है, ओनली थ्रू प्रिंटेड टिकट्स। दूसरा उसको देखना है कि जो टिकट्स है क्या वो सीरियली नंबर्ड है। ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ये आंसर में आनी चाहिए, ठीक है। जो एंट्री हो रही है वो प्रिंटेड टिकट से हो रही है। दूसरा कि जो टिकट्स हैं वो क्या सीरियली नंबर्ड है। और तीसरा क्या जो नंबर ऑफ टिकट्स हैं, ठीक है, वो क्या डिफरेंट है, डिफरेंट क्लास के लिए, डिफरेंट टाइप्स के लिए, डिफरेंट एरियाज़ के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक सिनेमा हॉल है, ठीक है, तो उसके अलग अलग सीट के अलग अलग रेट होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब देखना उसको क्या है, ठीक है। फोर्थ उसको देखना है कि एडवांस बुकिंग के लिए क्या सेपरेट सीरीज ऑफ टिकट इशू किया जा रहा है, अलग से सीरीज, ठीक है। और फिफ्थ उसको देखना है कि इन्वेंट्री ऑफ टिकट्स क्या रखे जा रहे हैं इन कस्टडी ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल, ठीक है। टिकट क्या होता है, टिकट एक तरह से मैं बोलूँगा कि पैसे दे के टिकट लोग खरीद रहे हैं और टिकट का वाउचर तुम्हारे पास पड़ा है, ठीक है। तो वो उसकी कस्टडी किसी रिस्पॉन्सिबल बंदे के पास है ना। तो ये 5 चीज़ें देखनी है, ठीक है। टॉपिक 11 ऑडिट ऑफ सिनेमा।
ऑडिटर शॉल वेरीफाई इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म. ए, whether entrance to cinema hall during show only through printed tickets. B, whether tickets are serially numbered. C, whether number of tickets issued are different for each show, each class, on different weeks and different days. D, whether advance booking have a separate series of ticket issued. E, whether in लास्ट टॉपिक 12, ऑडिट ऑफ होटल्स. अब इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन जो हमको देखना है, जिससे हम कंसर्न है, वो है इंटरनल कंट्रोल. ठीक है, तो ऑडिट ऑफ होटल में एक ही चीज़ पूछते हैं, वो पूछते हैं कि इंटरनल कंट्रोल कैसे ऑडिटर चेक करेगा. ठीक है, इंटरनल कंट्रोल में याद रखना है, इसी में हम रेफरेंस देंगे पिल्फरिंग का. पिल्फरिंग हम पता होगा कि चोरी चकारी को बोलते हैं पिल्फरिंग. ऑडिट ऑफ होटल्स क्या होते हैं, वो कि बहुत ज़्यादा वो क्या होते हैं, रिस्क कंसर्न होते हैं, क्योंकि वो ईजिली वहाँ पर चोरी चकारी बहुत कॉमन चीज़ होती है. तो इसलिए कंट्रोल लगाता है अपना मैनेजमेंट या फिर होटल का जो भी स्टाफ होगा या फिर जो अपना ओनर्स होंगे, वो कंट्रोल लगाते हैं ये देखने के लिए कि किस तरह से हम इस पिल्फरिंग को रोकें. ठीक है, और इस इंटरनल कंट्रोल को चेक कैसे करना ऑडिटर को. ठीक है, तो इसमें एक ही टॉपिक है, इंटरनल कंट्रोल को चेक करना है. ठीक है, तो ऑडिट ऑफ होटल्स टॉपिक 12. अब इसमें टोटल है, सबसे पहले एक ही पॉइंट है, ऑडिटर शॉल चेक द इंटरनल कंट्रोल थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स. ठीक है, अब इसमें टोटल 7 पॉइंट आ रहे हैं. 7 पॉइंट में हम कंसिडर करना है. सबसे पहला पॉइंट बात कर रहा है देने के लिए कि मतलब कि नीड क्या थी इंटरनल कंट्रोल की. तो पहले बात करेंगे हम पहले पॉइंट में पिल्फरिंग की. पिल्फरिंग जो होता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, पहले पॉइंट में बताएंगे. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मैनेजमेंट की. क्या कि वो इंट्रोड्यूस कर कंट्रोल को ताकि लीकेज कम से कम हो. ठीक है, तो हमने पहले बताया कि नीड क्या थी इंटरनल कंट्रोल की पहले पॉइंट में. दूसरे पॉइंट में बताएंगे हम, और दूसरा और तीसरा पॉइंट लिखे हैं. दूसरे पॉइंट में बताएंगे, दूसरा पॉइंट भी किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट के. ठीक है, तो मैनेजमेंट को प्रिपेयर करना है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट रेगुलर या फिर वीकली बेसिस पे, ताकि वो देख सके कि हाँ ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या हो गया, सेल्स कितनी हो रही है, परचेज कितना किया हमने होटल में. ठीक है, तो ये सब चीज़ें होगी. और तीसरा पॉइंट बात करता है जो ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट मैनेजमेंट पे कर रहे हैं ना, हाँ उसको जो ऑडिटर है उसको ऑर्डर को रिव्यू करना और एग्जामिन करना है. ठीक है, तो मैं बोलूँगा दूसरा और तीसरा पॉइंट लिंक है और पहला दूसरा पॉइंट लिंक है. तो पहले 3 पॉइंट एक दूसरे से लिंक है. पहला पॉइंट बात करेगा पिल्फरिंग, मतलब कि हमें इंटरनल कंट्रोल की जरूरत क्या थी पिल्फरिंग की वजह से, और ये किसकी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दूसरा पॉइंट बात करता है कि ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो वीकली और या फिर रेगुलरली ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करे. ठीक है, और तीसरा पॉइंट आता है कि ऑर्डर को क्या करना है, जो ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किए गए उसको रिव्यू करना और एग्जामिन करना. पहले 3 पॉइंट लिंक है. ठीक है, पहला दूसरे से और दूसरा तीसरे से, लेकिन पहले और तीसरे के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए. उसको आता है अपना चौथा पॉइंट बात करता है कि ऑर्डर को देखना है कि चौथा पॉइंट बात करता है कि अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है. ठीक है, तो ऑडिटर को देखना है कि नेचर क्या क्लाइंट के रिकॉर्ड का. ठीक है, मतलब कि किस तरह से क्लाइंट रिकॉर्ड कर रहे हैं. और 5वां पॉइंट बताना है कि अगर नेचर कंट्रोल वीक है, जो कि हमने देखा चौथा पॉइंट में, तो चौथा और 5वां पॉइंट भी लिंक है. तो पहले 3 पॉइंट लिखे और बाकी के 2 पॉइंट लिंक हैं. 5 पॉइंट तो लिंक में ही खेल रहे हैं और बाकी सब पॉइंट 2 पॉइंट अलग होंगे. तो चौथा पॉइंट बात करें, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है, तो ऑडिटर को ट्राई करना पड़ेगा किसके ऊपर, ग्रॉस मार्जिन के ऊपर, जो कि अकाउंट शो कर रहे हैं. सिंपल सी बात है, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो जो अकाउंट में शो बातें करेंगे उसमें मैं बात करूँगा. ठीक है, चौथा पॉइंट ही बात करेगा. 5वां पॉइंट बात करेगा कि अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है, जैसा कि चौथा पॉइंट में बोला गया, तो ऑडिट कराएगा. ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा टेस्ट को. ठीक है, जो ऑडिट टेस्ट करता है ऑडिटर, उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा. सिंपल सी बात है, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो हमारे जो रिस्क प्रोसीजर होता है या फिर हम लोगों की ऑडिट प्रोसीजर होता है वो इंक्रीज़ होते हैं. तो ये वही बात कर रहे हैं कि अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो ऑडिटर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा अपने ऑडिट टेस्ट. ठीक है, और वो अगर उसको लग रहा है कि हाँ ये जो इंटरनल कंट्रोल वीक है, इससे कुछ गलत चीज़ें हो रही है, तो वो क्वालिफाई करेगा अपना ऑडिट रिपोर्ट में. ठीक है, तो टोटल 5 पॉइंट हो गए. पहले 3 पॉइंट लिखे और उसके बाद 2 पॉइंट लिखे हैं, क्योंकि लास्ट के चौथा और 5वां पॉइंट लिखे क्योंकि वो बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल के बारे में. ठीक है, उसका अपने 6वां पॉइंट बात करता है, ऑर्डर को वेरीफाई करना है कि रेस्टोरेंट के बिल जो है क्या वो इन रेफरेंस है विद KOT का होता है किचन ऑर्डर टिकट. तो यानी कि उसको देखना है कि रेस्टोरेंट की बिल है, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये का खाना ऑर्डर किया, तो क्या किचन ऑर्डर टिकट के साथ वो मैच खा रहे हैं, अलग अलग तो नहीं है ना. उसके बाद आता है अपना 7वां पॉइंट, 7वां में बात करता है ऑर्डर को देखना है, सेटिस्फाई करना है अपने आप को, जो कि टैक्स कलेक्ट किए हैं क्या वो पेड किया अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, मतलब कि गवर्नमेंट को टैक्स पे किया कि नहीं किया. सिंपल सी बात, ये 7 पॉइंट है. तो टॉपिक 12, ऑडिट ऑफ होटल्स. ऑडिटर शॉल vouch the internal controls of hotels. First, pilfering is one of the greatest problem of any hotel. It is the responsibility of management to introduce control which will minimize leakage as far as possible. ठीक है, तो हमने पहले बताया कि नीड क्या थी अपनी इंटरनल कंट्रोल की, पिल्फरिंग. ठीक है, सेकंड, मैनेजमेंट यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी वाली पॉइंट की भी किसकी है, मैनेजमेंट की. मैनेजमेंट शुड प्रिपेयर रेगुलर और वीकली ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईच सेल्स पॉइंट. थर्ड पॉइंट, ऑडिटर should obtain these regular trading accounts for each period under review and examine them. ठीक है, तो दूसरा पॉइंट में बोला कि मैनेजमेंट को ही क्या करना है, प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट वीकली या फिर रेगुलरली बेसिस पे, मंथली या फिर एनुअली नहीं,
वीकली और एनुअली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिन्यूट चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होती हैं, तो इसलिए वीकली और फिर रेगुलरली। और ऑडिटर को तीसरे पॉइंट में बोला है कि उसको रिव्यू करना, एग्जामिन करना है उन्हीं ट्रेडिंग अकाउंट को जो कि ऊपर सेकंड पॉइंट में बनाया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इफ इंटरनल कंट्रोल इज वीक then auditor have to rely to a very large extent on gross margin shown by accounts. Fifth point, as the result of above internal control weakness, audit test will increase, and therefore discrepancy being unexplained, if there is any discrepancy which is being unexplained, auditor will consider qualifying his audit report, ठीक है। तो यानी कि चौथे पॉइंट में बोला कि भाई अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो ऑडिटर रिलाई करेगा अकाउंट्स पे, और पांचवें पॉइंट में बोला कि अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है वो रिलाई करेगा अकाउंट्स में, जो कि हमने चौथे पॉइंट में देखा, तो ऑडिट के टेस्ट इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी दिखी जो कि मटीरियल है और जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, ठीक है, तो ऑडिटर को क्वालिफाई करेगा अपना रिपोर्ट, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट को दोबारा देखते हैं, एज द रिजल्ट ऑफ अबव इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, ऑडिट टेस्ट विल इंक्रीज, and if there is any material discrepancy which is being unexplained, auditor will consider qualifying his audit report. Sixth point आएगा, auditor should verify restaurant bill by reference to KOT, kitchen order ticket. Seventh point, auditor should satisfy that all taxes collected from occupants of food and occupation have been paid to proper authorities. That's it.